हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में इज मैटर अराउंड द स्पियर। तो हमारा ये क्लास 9 का चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड द स्पियर। तो इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस लेक्चर में आज हम क्या करने वाले हैं। इस लेक्चर में आज सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। जो भी हमने लेक्चर में जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो भी चीजें पढ़ी है, आज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थ्योरी वाइज से ये चैप्टर तो वैसे तो कंप्लीट हो गया था पिछले लेक्चर में, लेकिन इस लेक्चर में आज हम उसे और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके क्वेश्चन लगाएंगे और हम खुद को टेस्ट करेंगे कि क्या हम इस चैप्टर के क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, क्या ये हमने चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या फिर पढ़ा है तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, हमें आता है या नहीं आता है, ये आप चेक कर सकते हैं इन क्वेश्चन को ट्राई करके। ये क्वेश्चन में कुछ हार्ड लाया हूं और कुछ थोड़े से मॉडरेट है, मतलब थोड़ा लेवल उनका ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ट्राई करेंगे ताकि हमें क्या हो, ये चैप्टर की क्लैरिटी हो, इस चैप्टर के बारे में हम और अच्छे से जान सके और इस चैप्टर पे अपनी कमांड जो है वो और अपनी स्ट्रॉन्ग कर सके। तो इस लेक्चर को शुरू करेंगे। पहले हम स्टार्टिंग में थोड़े इजी क्वेश्चन करेंगे और फिर थोड़े से टफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मतलब थोड़े से जो लॉजिकल हो रहेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे वो ज्यादातर थ्योरी होंगे। ठीक है, इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा, इसमें थ्योरी होगी। तो इस चैप्टर से आपकी क्या होगी, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो आपको सोच के लिखना पड़ेगा, तो इससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर के। तो मैं पहले बता दूं, आप इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप टॉप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो और कितने नहीं। फिर लास्ट में आपको इस वीडियो के कमेंट में आपको फीडबैक बताना है कि क्वेश्चन कैसे लगे, आपने 10 में से कितने सही किए और कितने गलत, और आपको ये कैसे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, बुरे लगे या टफ थे, इजी थे, आप अपना फीडबैक जरूर दें। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज हम करेंगे सिर्फ क्वेश्चन। जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो पहले इस चैप्टर को पढ़ के आए तभी ये क्वेश्चन लगाए, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन क्या है, क्योंकि कि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा। इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी इस वीडियो को देखने का मतलब बनेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। इजी करना है, क्या है, आइडेंटिफाई collides and true solution from the following। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है वो कोलाइड है और कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है। तो मैं कुछ चीजों के नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पे। पॉन्ड वाटर, जो तालाब का पानी होता है वो, फॉग, एल्यूमिनियम पेंट, विनेगर एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो आप इसका आंसर लिखिए, तब तक मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं। तो आप इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। क्या आपने सोच लिया इसका आंसर क्या है? तो फिर हम बताते हैं कि इसमें से कोलाइड कौन है और ट्रू सॉल्यूशन कौन है। तो पहला आ जाता है, इसमें कोलाइड की बात कर लेते हैं। कोलाइड में कौन कौन सी चीजें हैं? फॉग आ जाएगा, जो फॉग आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम पेंट, और यहां से ट्रू सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? ट्रू सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस हो। ट्रू सॉल्यूशन में आ जाएगा यहाँ पे विनेगर, सिरका जिसे कहते हैं, विनेगर, और क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो हमारा ये इसी के साथ पहला क्वेश्चन हो जाता है। आपने भी आई होप यही सोचा होगा, और नहीं सोचा है तो अब सोच लो कि ये कोलाइड क्यों है और ट्रू सॉल्यूशन क्यों है। जिसे अभी भी नहीं पता चला, इसका मतलब उनके जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो टॉपिक है वो अभी वीक है, कहीं ना कहीं उन्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत है। और जिसने सोच लिया वो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि गिव two points
of difference between an element and a compound। तो आपको क्या करना है, दो पॉइंट बताने, दो डिफरेंस बताने, किनके बीच में, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में आपको दो डिफरेंस बताने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो डिफरेंस है मिक्सचर के, प्योर सब्सटेंसेस के, फिर एलिमेंट के, कंपाउंड के, फिर होमोजेनियस हेटेरोजेनियस, इनके जो आपको जो एग्जांपल और इनके बीच के डिफरेंस को आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। तो आपको बताने दो डिफरेंस ऐसे। तो आंसर मैं यहां पे लिख लेता हूं, एलिमेंट और यहाँ पे कंपाउंड, दो डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। जो एलिमेंट है वो क्या होता है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, और ये क्या होता है, a compound is made up of same kind of element यहाँ पे सेम काइंड। यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो क्या, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, यानी एक जैसे एटम से मिलकर एलिमेंट बना होता है। और कंपाउंड क्या होता है, जो कंपाउंड होता है वो एक जैसे एलिमेंट से मिलकर बना होता है, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कंपाउंड है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया। कंपाउंड एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है और एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा, एन एलिमेंट can't be split physically, physical और केमिकल मेथड। जो एलिमेंट होता है वो उसे हम फिजिकली या केमिकली उसे तोड़ नहीं सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एटम साइज के होते हैं। बोले ना एटम से मिलकर बना होता है, तो हम इसे स्प्लिट नहीं कर पाते, या हमसे दिखा भी नहीं जा सकता, मतलब हम इसे फिजिकली देख नहीं सकते बिना किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के या बिना किसी एडवांस माइक्रोस्कोप के, ठीक है। तो हम इसे देख भी नहीं सकते, इसे तोड़ना तो दूर की बात है। तो ये इसे क्या हो जाएगा, हम तोड़ नहीं पाए, सब तोड़ नहीं सकते। कंपाउंड में कंपाउंड कैन स्प्लिट, हम कंपाउंड को तोड़ सकते हैं। Compound can split into new substance, जो कंपाउंड होता है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं और स्प्लिट करके एक नए सब्सटेंस में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंपाउंड कैन बी स्प्लिट इनटू अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हो गए, और भी आप याद कर सकते हो, मिनिमम आपको 5 याद होने चाहिए एलिमेंट और कंपाउंड के। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, 2 पॉइंट बोले थे, 2 डिफरेंस बताने थे एलिमेंट और कंपाउंड के, जो कि हमने बता दिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसे लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, फिर मैं इसे मिटा देता हूं, मैं मिटा देता हूं। तो हमारे यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, डिफाइन क्रोमेटोग्राफी। आपको क्रोमेटोग्राफी बतानी है, ठीक है, डिफाइन करना है। डिफाइन क्रोमेटोग्राफी एंड गिव इट्स वन एप्लीकेशन। जिसने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा, मैंने उसमें क्रोमेटोग्राफी बहुत अच्छे से बताई थी और उसके एप्लीकेशन यूजेस भी बताए थे। तो जिसने वो लेक्चर देखा है उसको इसका आंसर पता होगा।
और अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर सोचिए मन में, फिर मैं जो आंसर लिखूंगा उससे मैच करना। आपका आंसर मैच होता है तो फिर आप इस क्वेश्चन के आप खुद को नंबर दे सकते हो, ठीक है। तो सोच लीजिए, फिर मैं लिखता हूं इसका आंसर 3, 2, 1। तो इसका आंसर होगा जैसे क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी is a technique used for the separation of a mixture, separation of a mixture of solute brought about by distribution of dissolved material between two immiscible लिक्विड या फिर यहाँ पे आप फेजेस लिख सकते हो, फेजेस, one of which is mobile, phase, and the other part is stationary phase. Stationary phase. तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक टेक्निक है, एक तरीका है जिसको यूज करते हैं सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर को सेपरेट करने में। सॉल्यूट ब्रॉट अबाउट बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसॉल्व मटेरियल, जो मटेरियल डिसॉल्व होते हैं, जो सॉल्यूट है वो जो डिसॉल्व है और वो क्या है, इमिसिबल है। यानी जो इमिसिबल मतलब क्या है, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पा रहे, मतलब क्या है, उनकी डेंसिटी के बीच में डिफरेंस है। अगर वो लिक्विड है तो उनकी डेंसिटी के बीच में डिफरेंस है, जिसके कारण क्या होता है, एक सेपरेट लेयर बन जाती है दोनों लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, दोनों की अपनी अपनी, ठीक है। जैसे कैरोसिन ऑयल है और पानी है, तो ये क्या होता है, ऑयल जब पानी के ऊपर डालते हैं तो ऑयल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे, पानी की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए, और ये दोनों क्या है, बीच में एक सेपरेशन की एक लेयर बना देते हैं। वो लेयर किस लिए बनती है, वो लेयर डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से लेयर बनती है, जो क्या होता है, ऑयल और वाटर सेपरेट रहते हैं। तो वो दोनों ऑयल और वाटर क्या है, इमिसिबल लिक्विड है। वो लिक्विड जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो पा रहे, घुल नहीं पा रहे, उसको इमिसिबल कहते हैं। तो टू इमिसिबल फेज या फिर लिक्विड, मतलब लिक्विड की बात हो तो लिक्विड, नहीं तो फेज, और वन ऑफ विच इज अ मोबाइल फेज एंड अदर इज अ स्टेशनरी फेज। जो एक होगा उसमें से रुकी मतलब स्टेशनरी फेज में होगा, यानी रुकी अवस्था, जो लिक्विड या जो भी हमारा सॉल्यूट जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, रुका हुआ होगा, वो हिल नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये ऐसी टेक्निक है, ऐसे में से अगर ऐसे चीज जो है, ऐसे सेपरेशन मतलब ऐसे मिक्सचर में जो भी हमारा सॉल्यूट है उसको सेपरेट करना हो तो हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसके यूज एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, इट is useful in forensic science to detect and identify trace amount of substances in the contents of bladder or stomach। तो इसको यूज कहां किया जाता है, इट इज यूजफुल इन फोरेंसिक साइंस। इसे फोरेंसिक साइंस में यूज किया जाता है, और भी जगह यूज किया जाता है, लेकिन उसमें से एक ही एप्लीकेशन है, इसको फोरेंसिक साइंस में भी यूज करते हैं। इसलिए करते हैं टू डिटेक्ट, यानी पता लगाने को, एंड आइडेंटिफाई यानी ढूंढते हैं, ट्रेसेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
जो ट्रेजेस है, जो अनवांटेड सब्सटेंस है, उनके जो ट्रेजेस हमारे जो स्टमक और हमारे जो गॉल ब्लैडर वगैरह जो होते हैं इंटरनल ऑर्गन, उसमें अगर कोई अनवांटेड सब्सटेंस है जो कि हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो उसमें से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं उस हमारी बॉडी, हमारे जो बॉडी ब्लड में जो ड्रग वगैरह जो आ जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी की एक ये एप्लीकेशन हो गई। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब आप मैच कर सकते हैं, आपने जो सोचा था इसका आंसर वही है या नहीं है, या फिर उससे मिलता जुलता है तो भी ठीक है, अगर पूरा ही अलग है तो फिर तो गलत है, तो आप इससे मैच करके अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। आप इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। मैं एक एमसीक्यू देने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is known as universal solvent? यहां पे ऑप्शन दे देता हूं, ए वाटर, ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, आइस, ऑप्शन सी क्या है हमारे पास यहाँ पे, शुगर, ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे, पॉन्ड वाटर, ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आइस नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं विनेगर, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रिस्टल। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो सब्सटेंस है, जो चीज है, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानी जाती है। तो आपका ऑप्शन है वाटर, विनेगर, शुगर, क्रिस्टल। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो 3, 2, 1, तो इसका आंसर है वाटर। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं क्योंकि ये इजीली हमारे जो आसपास सराउंडिंग में है वो अवेलेबल है, ये इजीली, इसलिए वाटर जो होता है यहाँ पे हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। और इस वाटर की जो एबिलिटी है, जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की जो एबिलिटी है, वो सबसे ज्यादा वाटर में है। वाटर बहुत जल्दी सॉल्यूट जो भी हमारा सब्सटेंस होता है उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करता है और डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए हमारे यहाँ पे वाटर आंसर हो जाता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो आप इसे लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, फिर मैं इसे आपका दे रहा हूं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक्सप्लेन वाई पार्टिकल्स ऑफ colloidal solution do not settle down when left undisturbed, while in the case of a suspension they do। और ये क्वेश्चन जो ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो पता होगा कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता होगा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन करना है कि जो कोलाइडल के जो सॉल्यूशन होते हैं, वो जो बॉटम होता है, जो भी हमारा कंटेनर या वेसल है जिसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते, अगर उसे हम डिस्टर्ब नहीं करते तब भी वो जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होते, और जबकि जो सस्पेंशन होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। तो हमें इसका जो वाई है वो बताना है, क्यों होता है ऐसा। तो आप इसका आंसर सोचिए क्या है। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, फिर मैं इसका आंसर लिख देता हूं, फिर मैच करना सही है या नहीं। द पार्टिकल्स इन साइज in a suspension, it is larger than those in colloidal solution, also molecular
interaction molecule in a suspension is not strong enough to keep the particles suspended and hence they settle down. तो ये क्या कह रहा है, हमें जो पार्टिकल्स हैं, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, वो एज कंपेयर टू कोलाइडल सॉल्यूशन बड़े होते हैं। मैंने बताया था ना, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडल के पार्टिकल्स से ज्यादा बड़े होते हैं। तो उनके साइज की वजह से क्या हो जाता है, जो वेट बढ़ जाता है, वेट जो बढ़ने के कारण जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें सस्पेंशन जो होता है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। पहला रीजन तो ये हो गया कि सस्पेंशन क्यों नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है और जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं हो पाता, तो बिकॉज ऑफ देयर साइज डिफरेंस। एंड सेकंड रीजन इज आल्सो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है सस्पेंशन के पार्टिकल्स के बीच में, जो सस्पेंशन का जो सॉल्यूशन होता है उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू कोलाइडल सॉल्यूशन। कम होने के कारण क्या होता है, सारे पार्टिकल्स नीचे जाके बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये दो रीजन की वजह से क्या होता है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन रहते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और जब कोलाइडल के जो सॉल्यूशन होते हैं वो नहीं हो पाते क्योंकि उनके एक तो पार्टिकल्स के साइज बहुत छोटा है जिस कारण उनका वेट कम होता है, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, तैरते रहते हैं, और उनके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सस्पेंशन। तो ये दो रीजन हो गए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, दैट इज कि स्मोक एंड फॉग बोथ आर aerosols in what way are they different? तो ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, जो आपको पता होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप समझ ही गए होंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया जो स्मोक है, जो धुआं है, और जो फॉग है, जो ठंड के टाइम जो कुहासा लगा रहता है ना, कोहरा, तो जो स्मोक और जो फॉग है ये दोनों एयरसोल है। एयरसोल क्या होता है, कोलाइडल में होता है, जिसमें इसका जो डिस्पर्सिव फेज जो होता है, डिस्पर्सिव फेज लिक्विड और सॉलिड होता है, और इसका डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होता है ना। तो जो ये दोनों क्या है, एयरोसोल है। तो इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट, यानी ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग है ये आपको बताना है। तो आप इसका आंसर सोचिए, फिर मैच करेंगे। मैं सोच लिया होगा, फिर मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, फिर आप मैच कर लेना। तो ये जो स्मोक एंड fog has same dispersed medium is gas, but they have different in dispersion phase, dispersed medium, and they have different in dispersion phase. Fog is a liquid and smoke as solid। तो ये स्मोक एंड फॉग जो है, इनका दोनों का डिस्पर्स मीडियम जो है वो क्या है, गैस है। हमें एक गैस में दिखती है, लेकिन ये डिफरेंट किस में है, डिफरेंट इन डिस्पर्जन फेज, यानी ये डिस्पर्जन फेज जो है इनका वो डिफरेंट है। जो फॉग है वो तो लिक्विड है, इसका डिस्पर्जन फेज, लेकिन जो स्मोक है उसका डिस्पर्जन फेज जो है वो सॉलिड है। अब जिसको डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स मीडियम समझ नहीं आ रहा है वो प्लीज जो कोलाइडल वाला जो वीडियो है, जो मेरा पिछला लेक्चर है वो देख ले, या फिर कहीं और से पढ़ लिया है, क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से बता रखा है पहले भी, लेकिन फिर भी बता देता हूं। देखो, डिस्पर्जन फेज होता है यानी जहां से बना है, और डिस्पर्स मीडियम जो हमें दिख रहा है। जैसे हम आइस की बात करें तो आइस का क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन फेज, यानी जो हमें पहले क्या पानी में दिख रहा है, लेकिन डिस्पर्जन जो उसका डिस्पर्जन मीडियम है जो हमें दिख रहा है वो सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, आइस बन गया ना। तो ये डिस्पर्जन और डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में, ये मैंने ऊपर से बता दिया, मतलब एक आपको मैंने ऊपर से बता दिया कि ये क्या होता है। आप इसको और डिटेल में जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आपने भी यही सोचा होगा।
तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे मिटा देते हैं। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पलर से ही उठ कर आते हैं। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by the term distillation। आप डिस्टिलेशन शब्द से क्या समझते हैं ये आपको बताना है, और इसमें आपको एक एप्लीकेशन भी देनी है। गिव वन एप्लीकेशन, आपको एक इसका काम बताना है, एक एप्लीकेशन बतानी है डिस्टिलेशन की। गिव वन एप्लीकेशन, तो आप इसका आंसर सोचिए 3, 2, 1। अब मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं, आप मैच कर लेना कि आपने सही सोचा था या नहीं। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस, डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। कौन सी है? ऑफ बॉइलिंग लिक्विड, ऑफ बॉइलिंग लिक्विड एंड देन कंडेंसिंग, कंडेंसिंग मतलब ठंडा करना, कंडेंस करना। द वेपर ऑब्टेन इनटू अ लिक्विड। अब क्या बताना है इसके एप्लीकेशन, तो दिस process is used to obtain wines from the sugarcane juice। तो ये बच्चों देखो, ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन टर्म से आप क्या समझते हो? तो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है ऑफ बॉइलिंग लिक्विड, यानी लिक्विड को बॉईल करना, एंड देन कंडेंसिंग द वेपर टू ऑब्टेन इनटू अ लिक्विड। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद जब वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको कंडेंस करते हैं, यानी कंप्रेस करके उसे वापस से लिक्विड फॉर्म में लाते हैं। तो वो लिक्विड क्या होती है? ठंडी मिलती है, और ये क्या हो जाता है? ये जो लिक्विड, ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ये हम यूज करते हैं इसलिए सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर के सेपरेशन के लिए। अब ये कौन से मिक्सचर को सेपरेट करता है? ये उन मिक्सचर को सेपरेट करता है जो इमिसिबल होते हैं, यानी जो दो लिक्विड जो है वो इमिसिबल है, यानी वो मिक्स नहीं हो सकते एक दूसरे के साथ, इमिसिबल है ना। दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, लेकिन इसके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उनका जो मीडियम है वो सेम रहता है। जैसे सॉल्यूट लिक्विड है तो सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूट भी लिक्विड में है। तो ऐसे दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है, और ये वो दो लिक्विड है जो इमिसिबल है ना। दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। लेकिन एक और इसी की तरह होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए वो प्रोसेस यूज किया जाता है। तो वो क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन हमसे यहाँ पे डिस्टिलेशन पूछा गया था, तो यहाँ पे डिस्टिलेशन में ये आ गया कि हम क्या करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको वापस लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे लिक्विड जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। इस प्रोसेस का यूज करते हैं वाइन्स बनाने में। वाइन समझते हो ना? हाँ, वही वाली वाइन। वो शुगर केन जूस से हम वाइन बनाते हैं ना, तो उस वाइन को जो शुगर केन है, जो हमारा गन्ने का रस है, गन्ने का जो जूस है, उससे वाइन बनाने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन हो गई। फिर हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन यहां पे हमारे आ जाता है, बेस्ड ऑन विच फैक्टर a solution is said to be dilute or concentrated। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के लास्ट में बताया था कि जो सॉल्यूशन होता है, जब आपने मेरा सेकंड लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने बताया था जो सॉल्यूशन है इसका जो कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन है ये किस पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन जो है, जो स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन की, वो इसके सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है। ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ तो उसका कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन का है वो ज्यादा होगा। कम होगा तो यानी जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूशन होगा, मतलब कम होगा। तो इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया, अब इसे लिख भी लेते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी dilute concentrated or concentrated on the basis of the amount of solute dissolve in solution. So solution is said to be dilute or concentrated on the basis of the amount of solute dissolved in solution. तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो आप जरूर बताना कि ये टॉप 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आपके लिए हार्ड था, इजी था या मॉडरेट था। इसमें थ्योरी वाइज था, इसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं था, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा है और आपने ये क्वेश्चन लगा लिए तो डेफिनेटली आपकी इसमें थिंकिंग प्रोसेस जो है, जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इंप्रूव हुई होगी। आपको ये क्वेश्चन करके मजा आया होगा। आप जरूर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताना कि क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे थे, नहीं थे, जो भी हो वो बता देना ऑनेस्टी के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फिर हम नए चैप्टर के साथ आएंगे।